नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 16वां अध्याय, टेंडर निपटान। लखनऊ के नजदीक पहुंचते ही श्री प्रकाश ने सुधीर से पूछा, रस्तोगी वाली पकड़ के समय कौन सी नंबर प्लेट थी इस गाड़ी पर? भैया दिल्ली वाली थी। सुधीर ने कहा। इस समय कौन सी नंबर प्लेट लगी है? श्री प्रकाश ने पूछा। भैया बिहार वाली लगी है। बिहार वाली इसलिए लगा ली थी कि यहाँ बिहार में दूसरे स्टेट का नंबर प्लेट देखकर पुलिस एक बार रोकती जरूर है और ज्यादा पैसा मांगती है। अपने यहाँ यूपी में कोई नहीं पूछता। सुधीर बोला। बिहार वाली उतार लो, उस पर राजस्थान वाली प्लेट लगाओ। चिन्हट बैरियर से पहले मारुति सर्विस सेंटर की बगल वाली सड़क पर ले चलता हूँ। 10 मिनट में प्लेट बदल लो, श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है, सुधीर बोला। श्री प्रकाश ने गाड़ी थोड़ी देर में वहीं पर मोड़ ली और सुधीर ने उतरकर गाड़ी में आगे पीछे राजस्थान की नंबर प्लेट लगा ली। श्री प्रकाश ने कुणाल के पास बैठे लड़के को फोन करके पूछा, जरा बाहर निकलकर बी ब्लॉक चौराहे से मजार तिराहे तक देख लो, कोई पुलिस चेकिंग तो नहीं लगी है? जी भैया। 10 मिनट बाद उस लड़के ने फोन किया। भैया कोई चेकिंग नहीं लगी है। मजार तिराहे पर बड़े वाले पेड़ के नीचे 2 सिपाही कुर्सी पर बैठे हैं। श्री प्रकाश बेधड़क अपने मकान में पहुंच गया। गाड़ी तुरंत भीतर की और उस पर कवर डाला। अपने अपने बैग और असलहों का बैग लेकर तीनों कमरे के भीतर गए। श्री प्रकाश ने वहां मौजूद दोनों लड़कों से पूछा, खाना मंगवाया है कि नहीं? हाँ भैया, आप लोगों का भी खाना मंगवा रखा है। लड़के ने कहा। खाना कहां से लाए हो? भूतनाथ मार्केट से लाया हूं। 4-5 दिन से खाना वहीं से ला रहे हो क्या? हाँ भैया, उसी के यहाँ से लाता हूँ। श्री प्रकाश ने .45 की पिस्टल निकाली और बोला, हलक में उतार दूंगा पूरी मैगजीन। कुत्ते, एक ही जगह से बार बार खाना लाओगे? पुलिस के कुत्ते पागलों की तरह सूंघ रहे होंगे। वे होटल ढाबे पर यह पूछते हैं कि किडनैपिंग के दिन से आज तक पैक्ड खाना ले जाने वाले कौन कौन है। अब उधर दिखाई देगा तो यहीं निपटा दूंगा। हाँ भैया, गलती हो गई, मुझे इतना अंदाजा नहीं था। लड़के ने कहा। अब आगे से हर दिन सुबह शाम का खाना अलग अलग जगह से लाओगे। महानगर से क्वालिटी के यहाँ से, निशादगंज से करामत वाले के यहाँ से, और किसी दिन हजरतगंज जाकर मोती महल से ले आना। किसी भी एक दुकान से खाना रिपीट मत करना। पुलिस इस समय पागलों की तरह ढूंढ रही होगी, श्री प्रकाश ने कहा। और फिर पूछा, 5-6 दिनों के अखबार कहाँ हैं? भैया यहीं रखे हैं। ले आओ तुरंत, श्री प्रकाश बोला। वह दौड़कर सारे अखबार ले आया। मैं हाथ मुंह धोकर अखबार पढ़ता हूं, तब तक तुम लोग खाना लगा दो। मेरा खाना बिस्तर पर ही ले आओ। खाना खाने के बाद उस मोटे हरामी से मिलूंगा, 10 दिन से बैठकर खा रहा है, श्री प्रकाश ने कहा। वह लड़का किचन में खाना गर्म करने के लिए चला गया। सुधीर और अनुज भी नहा धोकर निकल आए और किचन में पहुंचकर अपना खाना निकालने लगे। श्री प्रकाश एक एक अखबार को कायदे से पढ़ रहा था। सारे अखबारों में किडनैपिंग से संबंधित खबर मुखपृष्ठ और भीतर भी छपी हुई थी। अंग्रेजी के अखबार उसने निकालकर अलग कर दिए और वहीं खा रहे अनुज से कहा, अंग्रेजी वाले सब अखबार पढ़कर बताओ, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? बस भैया, खाना खाकर अभी पढ़ता हूं, अनुज ने कहा। थोड़ी देर में अनुज ने खाना खा लिया और हाथ धोकर अंग्रेजी के अखबार पढ़ने लगा। श्री प्रकाश खाना खाकर सीधे कुणाल वाले कमरे में जाकर कुणाल से पूछा, तुम्हें किस किस के नंबर याद हैं? मुझे किसी के नंबर याद नहीं, कुणाल बोला। घर वाले सारे नंबर तो पुलिस सुन रही होगी। कौन ऐसा आदमी है जिसको फोन किया जाए तो उससे बातचीत हो? जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक तुम छूट नहीं पाओगे। पैसा हमें लेना ही लेना है। पैसा नहीं मिला तो तुम्हें यहीं पर मार कर चले जाएंगे, श्री प्रकाश धमकाते हुए बोला। कुणाल रोने लगा। फिर रोते हुए बोला, मेरे घर पर तो कोई पैसा देने की स्थिति में नहीं होगा। सारे अकाउंट और सारे पैसे के बारे में
पापा को ही जानकारी थी। पापा को तो आपने मार दिया, अब पैसा कहां से मिलेगा? तुम्हारी ससुराल वाले कहाँ के हैं? शिव प्रकाश ने पूछा। कुणाल अटकने लगा। देखो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, नहीं बताओगे तो तुम्हें मार देंगे, श्री प्रकाश ने कहा। जुगल किशोर ज्वेलर्स वालों के यहाँ मेरी ससुराल है, कुणाल ने बताया। तुम्हारे ससुर का क्या नाम है? श्री प्रकाश ने पूछा। कुणाल ने उनका नाम बताया। श्री प्रकाश उनका नंबर पूछता रहा। कुणाल को नंबर याद नहीं था। आज तो बहुत रात हो गई है, कल तुम्हारी ससुराल वालों से बात करूंगा। तुम नहीं दोगे तो ससुराल वाले देंगे, तुम्हारी ससुराल वाले जरूर दे देंगे। कोई बाप अपनी बेटी को विधवा नहीं होने देगा। तुम भी खाना खाओ और सो जाओ, श्री प्रकाश ने कहा। अगले दिन श्री प्रकाश ने कानपुर में मंजू को फोन किया और उससे कहा, तुम जुगल किशोर ज्वेलर्स के यहाँ चली जाओ और छोटा मोटा कोई सामान खरीदो। बातचीत में यह पूछना कि मालिक कौन है। आप लोग दाम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, मुझे मालिक से बात करनी है। उसका नाम पूछ लेना, उसके पास जाकर उससे पैसा कम कराने की बात करना और देखना कि कितने फोन लगे हैं वहां पर। जो आदमी रिसेप्शन पर बैठा होगा उससे दुकान का फोन नंबर ले लेना। इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मंजू बोली। जो पैसा है उसमें ले लो, मैं आऊंगा तो दे दूंगा। तुम्हारे चक्कर में पुलिस हमको ढूंढ रही है। मैं दूसरे मकान में रह रही हूँ, किसी ने पहचान लिया तो कितनी दिक्कत होगी। मंजू बोली। जा, तुझे कोई नहीं पहचानेगा, मैं शाम को फोन करूंगा। श्री प्रकाश ने शाम को मंजू को फोन किया और उससे पूछा, क्या लिया था? कुछ नहीं लिया, पर तुम्हारा काम हो गया। मंजू ने नंबर नोट कराया। इस नंबर पर रिसेप्शन वाला बैठता है और उसके सामने की तरफ कैश पर मालिक बैठता है। मालिक ने अपना फोन मेज के ऊपर नहीं रखा है, नीचे रखा है। रिसेप्शन वाला उसको फोन ट्रांसफर कर देता है, तभी मालिक बात करता है। ठीक है। श्री प्रकाश ने मंजू का फोन काटकर जुगल किशोर ज्वेलर्स को फोन किया। रिसेप्शन वाले ने फोन उठाया तो उससे सीधे मालिक का नाम लेकर उससे बात कराने को कहा। क्या बता दूं? रिसेप्शन वाले ने पूछा। बता देना, अशोक सिंह इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, वो समझ जाएंगे, श्री प्रकाश ने कहा। इनकम टैक्स का नाम सुनकर रिसेप्शन वाले ने फोन मालिक को ट्रांसफर कर दिया। मालिक ने फोन उठाते ही जोर से नमस्कार किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा दामाद मेरे पास है, 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करके रखना, श्री प्रकाश बोला। लड़के से मेरी बात करा दीजिए, आप जो कहेंगे दूंगा, लाला ने कहा। ज्यादा चालाकी करोगे तो लड़का मारा जाएगा। कैश रेडी रखना और ये ध्यान रखना कि हमारे आदमी तुम्हारी दुकान पर नजर रखे हुए हैं। आज तुम सफेद रंग की शर्ट, गाढ़े भूरे रंग की पैंट पहने हुए हो, ऊपर का बटन खुला हुआ है, 2 मोटी मोटी चेन दिखाई दे रही है, सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए हो और फोन नीचे रखा है। तुम्हारे सामने ही रिसेप्शन वाला लड़का बैठा है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इसलिए चालाकी मत करना कि पुलिस को बुलाकर फोन कराने लगो। जरा सी भी हरकत की तो लड़के की बॉडी तब मिलेगी जब उसमें कीड़े पड़ चुके होंगे, धमकाते हुए श्री प्रकाश ने कहा। लाला के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह बोले, जी सर। कल शाम के समय बात करूंगा, पैसा रेडी रखना, श्री प्रकाश बोला। थोड़ा और समय दे दीजिए, इतना कैश एक साथ हम लोग घर पर नहीं रखते, लाला बोले। ग्राहकों की तरह चूतिया समझ रखा है, उधार लेकर इकट्ठा करो, कल शाम को फोन करूंगा। यह कहकर श्री प्रकाश ने फोन रख दिया। लाला ने तुरंत अपनी गाड़ी लगवाई और वहां से घर चले गए। अपने आदमी को कार से रवाना करते हुए कहा, कुणाल के घर जाकर बिटिया को यह बताना कि बड़ी वाली बुआ के घर जाकर किसी दूसरे के नंबर से मुझको बात करें, बहुत जरूरी बात है।
और वह आदमी तुरंत गाड़ी लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। लखनऊ पहुंचकर उस आदमी ने लाला की सारी बात बेटी को बताई। बेटी अपनी गाड़ी लेकर वहां से बुआ के यहाँ के लिए निकली तो उसने देखा पीछे पीछे एक गाड़ी जिसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, राजीव रतन शाह अंकल के यहाँ ले चलो। गाड़ी लेकर वह प्रमुख सचिव गृह राजीव रतन शाह के घर पर पहुंची। प्रमुख सचिव तो घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। कुणाल की मां और राजीव रतन शाह की पत्नी एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ी थीं। जैसे ही गेट पर सुरक्षा वालों ने गाड़ी देखी, उसको भीतर आने दिया। भीतर खबर पहुंचाई गई। मैडम तुरंत बाहर आ गईं और बोली, बेटा क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो? कुणाल की पत्नी रोने लगी और रोती हुई बोली, आंटी इतने दिन हो गए अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। पापा का फोन आया था कि किसी दूसरी जगह से बात करो, कोई जरूरी बात है। मैं घर से बुआ के यहाँ के लिए निकली तो एक गाड़ी ने मेरा पीछा करना शुरू किया। मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले ही हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अंकल से यह कह दीजिए कि इन लोगों को रोक दें, कोई बात आगे तो बढ़े। ठीक है, बैठो, मैं उनको बताती हूँ, आंटी ने कहा। उन्होंने तुरंत शाह साहब को फोन किया और उनको पूरी बात बताई और कहा, जुगल किशोर ने किसी जरूरी बात के लिए इसको बुलाया है, लेकिन पुलिस वाले इसका पीछा कर रहे हैं। पुलिस वालों को कहिए कि अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब घर वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं। 10 मिनट बाद फिर उनका फोन आया और कहा, बिटिया को बताओ अब वह बुआ जी के यहाँ जा सकती है, कोई पुलिस वाला पीछा नहीं करेगा। कुणाल की पत्नी वहां से गाड़ी लेकर कुणाल की बुआ जी के यहाँ पहुंच गई। बुआ और फूफा जी उसको देखकर घबरा गए। भीतर जाकर उसने पूरी बात बताई और कहा, कैसे भी पापा से मेरी बात करा दीजिए। ठीक है, मैं अपने ही फोन से बात करा देता हूँ। पुलिस वालों ने अभी तक हमसे कोई पूछताछ नहीं की है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि तुमने कहाँ क्या बात की है, कुणाल के फूफा बोले। कुणाल की पत्नी ने वहां से अपने पापा को फोन में लाकर बात की। पापा घबराए हुए थे। उन्होंने फोन वाली पूरी बात बताई और यह भी बताया कि वह 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने के लिए कह रहा है। पापा दे दीजिए, इनकी जान से ज्यादा कुछ नहीं है, लाला की बेटी बोली। उसने कल शाम तक इंतजाम करने को कहा है। तुम तो जानती हो इतना सारा कैश एक साथ घर में नहीं रखा जाता। उधर से लाला बोले, पापा मैं जानती हूं कि 1 करोड़ रुपए आप 10 मिनट में बाजार से उठा लेंगे। बेटा, जब तक कुणाल से बात ना हो जाए और यह कंफर्म ना हो जाए कि कुणाल उसी के पास है, तब तक ऐसे कैसे पैसा फेंक दूंगा, लाला बोले। तुम कह रही हो तो पैसे का इंतजाम मैं कर लेता हूं, लेकिन कुणाल से बात हो जाएगी तो मैं पैसा दे दूंगा। कल शाम को भी तुम यहीं आकर बुआ क्या रहना, अगर उसका फोन आया तो मैं बता दूंगा। शाम को श्री प्रकाश ने फिर फोन किया। रिसेप्शन वाले को फिर यही बताया कि अशोक सिंह इनकम टैक्स से बोल रहा हूं। रिसेप्शन वाले ने कॉल ट्रांसफर किया। लाला खाली बैठे थे, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया और रिसेप्शन वाले से हाथ से इशारा करते हुए पूछा, कौन है? रिसेप्शन वाले ने जोर से कहा, अशोक सिंह इनकम टैक्स। फोन होल्ड पर था। श्री प्रकाश ने यह सुन लिया और रिसेप्शन वाले से कहा, लाला बैठे हैं तो फोन क्यों नहीं उठाया? उनसे कहो फोन उठा ले, नहीं तो यह अंतिम फोन होगा। रिसेप्शन वाला समझ गया कि माजरा कुछ गड़बड़ है। उसने माउथपीस पर हाथ लगाकर जोर से कहा, फिर से रिंग दे रहा है, उठा लीजिए, कुछ अजीब बातें कर रहे हैं इनकम टैक्स वाले अधिकारी। लाला की ओर देखते हुए बोला और फिर उसने फोन लाला को दे दिया। इस बार लाला ने उठा लिया। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, जबकि मैंने कह दिया था कि हमारा आदमी वहीं पर है और हम तुम पर नजर रखे हैं, श्री प्रकाश ने धमकाते हुए कहा। अभी तो दामाद उठा है, तुम भी उठ जाओगे। आइंदा ऐसी गलती मत करना, फोन उठा लिया करो। अब बताओ पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब 50 पेटी का इंतजाम कर दिया है। कुणाल अगर पास में हो तो मेरी बात करा दीजिए,
आप जहां कहिएगा 50 पेटी पहुंचा दूंगा। लगता है तुम अपने दामाद की सौदेबाजी कर रहे हो। मैं कल ही बता चुका हूं कि मुझे दुकान का ग्राहक मत समझना। पूरा एक खोखा लूंगा। कल दोपहर तक का टाइम दे रहा हूं। उसके बाद फोन करके जगह बता दूंगा। कुणाल की लाश ले जाना। लाला ने निहोरा करते हुए कहा, भैया सुबह तक पूरा इंतजाम कर दूंगा, पर मेरी मेरी एक बार कुणाल से बात तो करा दीजिए। ठीक है, मैं बात भी करा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, बात करते समय उसकी खोपड़ी पर पिस्टल होगी। जरा सी भी चालाकी दिखाई तो कुणाल की जान गई। यह कहकर श्री प्रकाश ने फोन काट दिया। शाम को फिर कुणाल की पत्नी कुणाल की बुआ के घर पहुंची और कानपुर से उसके पिताजी ने पूरी बात बताई। कल वह बात करा देगा तो उसको पैसा भिजवा दूंगा। कुणाल को तो कुछ नहीं होगा, बेटी चिंतित स्वर में बोली। यहाँ जो पुलिस वाले बार बार आते हैं वे आपस में बात करते हैं कि बहुत बड़ा बदमाश है, कुछ भी कर सकता है। मुझे डर लग रहा है। रात में श्री प्रकाश ने सुधीर से कहा, सुबह तैयारी कर लेना, इस साले को कहीं दूर ले चलेंगे और मोबाइल से इसकी बात करा देंगे। बात कराने के बाद फिर यहीं ले आएंगे। अगर पेमेंट हो गया तो रात में छोड़ देंगे। पेमेंट कहाँ लेना है यह तय कर लेंगे। फैजाबाद की सारी जगहें अन्ना जानता है। अन्ना को साथ ले चलेंगे। अन्ना कई दिन से कुणाल के साथ है। अन्ना को बता दो कि उसको समझा दे, कोई चालाकी ना करे। ठीक है भैया, सुधीर बोला। सुबह 11 बजे के आसपास श्री प्रकाश ने कहा, अनुज भाई, फैजाबाद रोड पर जाकर देख लो, कहीं चेकिंग तो नहीं लगी है। अन्ना को बताया, कुणाल को काला चश्मा पहना देना। काले चश्मे में भीतर की तरफ बिजली वाला काला टेप लगा लेना। खुद पहन कर देख लेना, कोई झरोखा न रह जाए। बीच में बैठाना और पिस्टल लगाए रखना। अगर चिल्लाता है तो वहीं खोपड़ी में छेद कर सड़क पर फेंक देंगे। ऐसा करते हैं कि जब तक अनुज यहाँ से फैजाबाद रोड के सारे बैरियर देख कर आता है, तब तक सारे असलहे साफ कर लेते हैं। सारे असलहे कुणाल के सामने बैठकर ही साफ करेंगे। साले को यह अंदाजा तो रहेगा कि जरा सी गलती पर गोली मार दी जाएगी। कुणाल जहां बैठा हुआ था वहीं सामने सुधीर और श्री प्रकाश ने पिस्टल और AK-47 के पार्ट्स अलग करके अच्छे से सफाई करनी शुरू कर दी। सिंगर सिलाई मशीन में डालने वाला तेल भी साथ में था, जिसको बीच बीच में चाल वाले पुर्जों में डालकर चिंदी से अच्छे से पोंछ देता था। बीच में श्री प्रकाश कुणाल से पूछता रहा, जानते हो इसको क्या कहते हैं? नहीं जानता हूं, कुणाल ने कहा। फिर एक एक करके बताया, ये AK-47 है, ये 9mm पिस्टल है, ये .45 पिस्टल है। धीरे धीरे एक एक दो दो किस्से भी बताता रहा कि शाही को कैसे मारा था, विवेक श्रीवास्तव को कैसे मारा था। उसकी बातें सुनकर कुणाल डर गया। थोड़ी देर में सारे असलहे साफ करके कपड़े में लपेटकर बैग के भीतर रख दिए और कुणाल से कहा, पैंट शर्ट पहन लो, आज तुम्हारी बात कराएंगे। किससे बात कराएंगे? कुणाल ने पूछा। जिसको पैसा देना है उसी से बात कराएंगे। मेरी मां से बात करा दीजिए। जब पैसा मिल जाएगा तो छोड़ दूंगा, अपनी मां से बात कर लेना, श्री प्रकाश बोला। कुणाल चुप हो गया। सभी लोग तैयार हो गए और अनुज के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में अनुज गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी पोर्टिको में खड़ी कर दी और श्री प्रकाश के पास जाकर बोला, भैया सब सन्नाटा है, कहीं कोई चेकिंग नहीं लगी है। ये पुलिस वाले हैं, घटना होने के बाद जोर जोर से हल्ला करते हैं कि नाकाबंदी कर दी गई है, चेकिंग हो रही है, लेकिन आज तो कहीं चेकिंग मिली नहीं। सारी चेकिंग कागज में और अखबारों में ही रहती है, श्री प्रकाश ने कहा। पोर्टिको में ही श्री प्रकाश ने पीछे की सीट पर सुधीर और अनुज के बीच में कुणाल को बैठा लिया, तो अन्ना को आगे अपनी बगल में और खुद गाड़ी चलाने लगा।
फैजाबाद की तरफ जाते समय रौनाही थाने से थोड़ा आगे काफी सुनसान जगह पर, जहां सड़क के दोनों किनारे कोई आबादी भी नहीं है, शीशम के बड़े पेड़ के नीचे श्री प्रकाश ने गाड़ी रोक दी। अन्ना को गाड़ी से नीचे उतार दिया और कहा, दोनों तरफ देखते रहना। श्री प्रकाश ने अपने मोबाइल से कानपुर लाला जुगल किशोर के यहां फोन मिलाया। इस बार रिसेप्शन वाले ने बिना ज्यादा पूछताछ के मालिक को फोन ट्रांसफर किया और मालिक ने भी तुरंत फोन उठा लिया। क्या हुआ, सारा माल तैयार है? श्री प्रकाश ने पूछा। हाँ भैया, किसी तरह इकट्ठा किया है, 10 अभी भी कम है, लाला ने कहा। सालों, ये तो तुम्हारे खून में है, तुम हर चीज में सौदेबाजी करते हो, चाहे तुम्हारा आदमी मारा क्यों ना जाए। श्री प्रकाश बोला, मैं पूरा एक खोखा लूंगा, एक नया पैसा भी कम नहीं, पैसा लेकर किनूंगा तभी लौंडे को छोड़ूंगा। लाला ने कहा, भैया एक हाथ से पैसा लेते, दूसरे हाथ से बेटे को वापस कर देते तो अच्छा था, हमें भी सुकून रहेगा। श्री प्रकाश ने कहा, बड़े अक्लमंद बनते हो, तुम्हें क्या लगता है जब अकल बंट रही थी तो तुम अकेले सारी अकल लेकर भाग गए थे और हम लोग कटोरा लेकर खड़े रह गए हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा। लाला बोले, ठीक है भैया, आप जैसा समझे, पर एक बार बात तो करा दें। श्री प्रकाश ने कहा, बात भी करा देता हूं, और फोन कुणाल को पकड़ा दिया। कुणाल ने हेलो करने के बाद कहा, पापा इनको पैसे दे दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुम्हारी तबीयत कैसी है? उधर से लाला ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, मम्मी की तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। रुचिना कैसी है? वो भी ठीक है। रुचिना का नाम सुनते ही श्री प्रकाश ने फोन कुणाल से खींच लिया और लाला से बोला, तसल्ली हो गई? जी भैया, लाला बोला। श्री प्रकाश ने लाला से पूछा, ये रुचिना कौन है? ये मेरी बेटी है। भैया बताइए कहां पर पैसा देना है? लाला बोले, तुम पैसा लेकर फैजाबाद आ जाओ, पूरा पैसा काले बैग के अंदर होना चाहिए। फैजाबाद पहुंचोगे तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कहां आना है। पैसा लेने के बाद 1 घंटे में मैं पता बता दूंगा, जाकर कुणाल को ले लेना और सीधे अपने घर चले जाना। ठीक है, मैं फैजाबाद पहुंच जाऊंगा, लाला ने कहा। मैं फोन करके पूछ लूंगा। फोन काटकर श्री प्रकाश गाड़ी से सीधे फैजाबाद पहुंचा और अन्ना से बोला, 4-6 घंटे रुकने की कोई जगह बताओ। ले चलता हूँ, बड़ा मकान है, उसका अहाता है, गाड़ी आराम से भीतर खड़ी हो जाएगी, वहीं हम लोग रहेंगे, वहीं खाना भी खा लेंगे, अन्ना बोला। श्री प्रकाश सीधे वहां से अन्ना के बताए हुए घर पर कुणाल को लेकर पहुंच गया। थोड़ी देर में अन्ना सबका खाना लेकर आ गया। सब लोगों ने खाना खाया और आपस में गपशप करने लगे। श्री प्रकाश ने अंदाजा लगाकर बताया, लगभग 5 घंटे कानपुर से फैजाबाद पहुंचने में लगेंगे। शाम हो जाएगी और रात में कहीं सड़क के किनारे ही पेमेंट ले लेंगे। पेमेंट चेक कर लेंगे, माल पूरा होगा तो लौंडे को भी वहीं कहीं सड़क पर छोड़ देंगे, लाला को बता देंगे और लाला लौंडे को लेकर चला जाएगा। भैया पुलिस ने अगर नंबर टेपिंग पर लगाया होगा तो सब सुन रही होगी, अनुज ने पूछा। पढ़े लिखे हो, एयरलाइंस में नौकरी कर चुके हो, लेकिन अभी भी दिमाग से पैदल हो। पुलिस टैपिंग करती है कटिया लगाकर, टेलीफोन लाइन में कटिया लगा देती है, या खंबे पर जो बॉक्स लगा होता है उसमें तार खोस कर कहीं किनारे बैठकर टैपिंग करती है। जब मोबाइल में कोई तार ही नहीं है तो पुलिस कहां से टैपिंग करेगी? तुमने लगता है सुना नहीं। मैंने लाला से कहा था अपना मोबाइल लेकर आना, लाला ने मोबाइल नंबर भी बता दिया था। यहाँ आने के बाद पैसा कहां पर लेना है बिना मोबाइल के कैसे संभव है? मोबाइल तो इतनी बढ़िया चीज आ गई है कि ये साले कभी नहीं सुन पाएंगे। श्री प्रकाश बोला।
जी भैया, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अनुज बोला। श्री प्रकाश ने थोड़ी देर में चेक करने के लिए लाला का मोबाइल मिलाया। लाला ने तुरंत फोन उठा लिया। पूछा, कहां तक पहुंचे? लाला ने कहा, बाराबंकी से काफी आगे आ गया हूं, बस राम सनेही घाट पहुंचने वाला हूं। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? मैं अकेला हूं और ड्राइवर है। पेमेंट डिक्की में रखकर लाए हो कि पीछे वाली सीट पर? पीछे वाली सीट पर, अपने पास रखा है। जब मैं बताऊंगा ड्राइवर को उतार देना, तुम खुद गाड़ी चला कर आना। भैया, मैं गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं जानता, घबराहट भी हो रही है, मैं गाड़ी चला नहीं पाऊंगा। लाला बोले, ठीक है, तुम इसी नंबर पर फैजाबाद पहुंचते ही बता देना, मैं बताऊंगा। श्री प्रकाश ने कहा। धीरे धीरे शाम के 7 बज गए। अंधेरा होने लगा। श्री प्रकाश के पास फोन आया। भैया, मैं शहर में पहुंच गया हूं, आप बताइए कि कहाँ आना है। तुम शहर क्रॉस करके अयोध्या की तरफ आओ, श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है, लाला ने कहा और धीरे धीरे रास्ता पूछकर अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे। श्री प्रकाश ने कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, अन्ना कुणाल के पास रहेगा, हम लोग माल लेने चलते हैं। श्री प्रकाश अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया और धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ने लगा। श्री प्रकाश ने फोन करके पूछा, तुम अपनी गाड़ी का नंबर बताओ और गाड़ी धीरे धीरे चलाओ। लाला ने अपनी गाड़ी का नंबर बताया और गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर से कहा। अयोध्या से 2.5-3 किलोमीटर पहले श्री प्रकाश ने फोन किया, मैंने तुम्हारी गाड़ी देख ली है, 50 कदम आगे बाएं हाथ की तरफ जो कच्चा रास्ता गया है, उसी पर गाड़ी किनारे करके थोड़ा आगे रोक लेना, मैं बताऊंगा। पिछला दरवाजा लॉक तो नहीं किया है? पिछला दरवाजा खोले रखना। ठीक है, लाला ने कहा। श्री प्रकाश गाड़ी लेकर तेजी से लाला की गाड़ी को क्रॉस करके आगे की तरफ गया। लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर वापस आया। गाड़ी की हेडलाइट से लाला की गाड़ी में देख लिया कि कोई और आदमी तो नहीं है। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और लाला पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। श्री प्रकाश ने गाड़ी उसकी बगल से तेजी से निकाली और मेन रोड पर दाहिनी तरफ जाकर अच्छे से देख लिया कि कोई वहां है तो नहीं। फिर वापस गाड़ी की तरफ मुड़ते ही उसने फोन किया, गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के दाहिनी तरफ खड़ी होगी, इतनी जगह रहेगी कि तुम्हारा दरवाजा खुल जाए। ध्यान रहे कि कोई चालाकी मत करना, तुम्हारे दामाद के सिर पर पिस्टल लगाकर एक आदमी बैठा हुआ है। अब क्या चालाकी करूंगा मैं? लाला की आवाज में बेबसी झलक रही थी। श्री प्रकाश बोला, गाड़ी बगल में खड़ी होगी, तुम्हारा दरवाजा खोलकर बैग अपनी गाड़ी में रखेंगे और आगे तक चले जाएंगे। चुपचाप अपनी गाड़ी पीछे करके सीधे फैजाबाद शहर में पहुंचकर मेट्रो होटल में रुको और मेरे फोन का इंतजार करो। ठीक है, लाला ने कहा। थोड़ी देर बाद श्री प्रकाश ने अपनी गाड़ी ठीक लाला की गाड़ी के बगल में लगा दी। दरवाजा खुलने भर की जगह थी। सुधीर ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर लपक कर लाला की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अनुज अपनी तरफ उतरकर सड़क पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। सुधीर ने बैग को खींचकर जमीन पर तो कर दिया, पर 2-3 बार की कोशिश के बाद भी उसे उठा नहीं पाया। उसने अनुज को आवाज दी। फिर अनुज और सुधीर ने बैग को उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे रख लिया। श्री प्रकाश तेजी से आगे की तरफ बढ़ा तो सुधीर बोला, भैया, ये बैग बहुत ज्यादा भारी है, साले ने 10-10 के नोट रख दिए क्या? 100 के होंगे तब भी काफी भारी हो जाएगा, पीछे मुड़कर देखो, साले ने गाड़ी बैक किया नहीं, श्री प्रकाश ने कहा। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो लाला मेन रोड पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में लाला ने सीधे शहर पहुंचकर मेट्रो होटल तलाशा और वहीं पर एक कमरा बुक कराकर श्री प्रकाश के फोन का इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद भी जब कोई फोन नहीं आया तो लाला जिस फोन से श्री प्रकाश को फोन करते थे उस पर फोन लगाया तो वह फोन बंद आने लगा। लाला की सांसें तेज हो गईं।
उन्होंने होटल के कमरे में रखा पानी पिया और सिर पकड़कर सोच में डूब गए। करीब आधे घंटे बाद श्री प्रकाश का फोन आया। तुमने ईमानदारी से पूरे पैसे दे दिए हैं, जाकर फैजाबाद बस अड्डे पर कुणाल को ले लो। वैसे कुणाल को भी पैसे दे दिए हैं, तुम नहीं मिलोगे तब भी वह बस से लखनऊ पहुंच जाएगा। श्री प्रकाश ने कहा। लाला तेजी से बाहर आए, होटल वाले को पैसे दिए और बस अड्डे की तरफ भागे। बस अड्डे पर इधर उधर देखते रहे। थोड़ी देर में कुणाल बस अड्डे पर टिकट खिड़की के पास दिखाई पड़ गया। लाला को देखते ही कुणाल लिपट गया, फिर डर की वजह से उनसे अलग हो गया और चारों तरफ देखने लगा। बोला, पापा गाड़ी लाए हैं? नहीं तो बस पर बैठ जाइए, मुझे डर लग रहा है। लाला बोले, नहीं मैं गाड़ी लाया हूं, चलो गाड़ी से चलेंगे। लाला कुणाल को लेकर सीधे अपनी गाड़ी पर पहुंच गए और गाड़ी वहां से तेजी से निकल गई। श्री प्रकाश ने कुछ पैसे निकालकर अन्ना को दे दिए और बोला, कुछ दिन बाद और पैसे भिजवा दूंगा। श्री प्रकाश वहां से पटना की तरफ चलने लगा तो सुधीर ने पूछा, भैया यहां कैसे? श्री प्रकाश ने कहा, अभी यह 2 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगा। लखनऊ पहुंचते ही इसको पुलिस घेर लेगी, तरह तरह के सवाल पूछेगी, जगह पूछेगी कि कहाँ रखे गए थे, कहाँ छोड़े गए। जहां रखे गए थे वहां आसपास कैसी कैसी आवाजें कब कब सुनाई देती थीं। साले दिमाग लगाएंगे। लाला भी आगे बढ़ चढ़कर बताएगा कि दिमाग तो मिल ही गया है, किसी तरह ये सब पकड़े जाए तो मेरा पैसा भी मिल जाएगा। लाला का दिमाग पैसे पर अटका होगा। लाला जब तक लखनऊ पहुंचेंगे तब तक हम लोग जिले के बाहर होंगे। एक बार बनारस पहुंच गए तो आराम से पटना भी पहुंच जाएंगे। सुधीर ने कहा, भैया इतना माल लेकर पटना तक जाना खतरे से खाली नहीं है। पटना में अगर कोई घटना होती है तो बॉर्डर पर अच्छी तरह चेकिंग करते हैं। यूपी पुलिस की तरह नहीं है कि चाहे जितना कहा जाए, चाहे जितना बवाल हो, बॉर्डर पर बैरियर गिरा कर एक सिपाही खड़ा हो जाता है। कसकर घुड़क दो या गाड़ी पर लाल नीली बत्ती देख ले तो अपने आप बैरियर खोल देता है। पटना से पहले ही दादा को फोन कर लेंगे, श्री प्रकाश ने कहा। दादा ने बैरियर पर आदमी सेट कर रखे हैं ताकि यह पता चल सके कि चेकिंग हो रही है या नहीं। हर हाल में दादा के पास पहुंचना है, पैसा वहीं सुरक्षित रहेगा। इस मामले में दादा का कोई जवाब नहीं है। पैसे की बेईमानी उन्होंने आज तक नहीं की है। बैरियर से पहले श्री प्रकाश ने सूरज भान से पूछ लिया। उन्होंने पूछकर बताया कि कोई बात नहीं, चले आओ। दादा, जो टेंडर हम छोड़कर आपका काम करने आए थे उसका पेमेंट मिल गया है, वही लेकर आ रहा हूं। मुझे आपको देना है। कहां पर आ जाऊं? आप सुरक्षित रखेंगे, बाद में जरूरत के हिसाब से लेता जाऊंगा, श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है, सीधे घर आ जाना। हमारा आदमी तुम्हें बाहर वाले ढाबे के पास मिल जाएगा और तुम्हें लेकर आ जाएगा, सूरज भान ने कहा। बातचीत करते हुए काफी रात हो जाएगी। पेमेंट यहाँ रखकर यहीं एक मकान में आराम से सो जाना, फिर सवेरे निकलना, क्योंकि रात में निकलना ठीक नहीं है। ठीक है दादा, श्री प्रकाश ने कहा और कुछ देर बाद सीधे मुकामा पहुंच गया। काफी रात हो गई थी। ढाबे पर दादा का आदमी मिल गया जो उन्हें सूरज भान के पास ले गया। सूरज भान को वह काला बैग देकर श्री प्रकाश ने कहा, दादा इसमें 1 लाख रुपया कम होगा, बाकी पूरा खोखा है, संभाल कर रखिएगा। बाद में जरूरत पर थोड़ा थोड़ा ले जाऊंगा। सूरज भान ने कहा, बेफिक्र रहो, जब कहोगे भिजवा दूंगा, यहाँ आकर ले जाना। अब जाओ, आराम करो। 3-4 आदमियों का खाना वहां रखवा दिया है। गरम करने वाला एक लड़का भी है, खाना गरम करके दे देगा। खाना खाकर सो जाना और सुबह होते ही आराम से निकल जाना है। जी दादा, श्री प्रकाश ने कहा। तो दोस्तों, ये था वर्चस्व का 16वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।